दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए मतदान केंद्रों पर दिखा मतदाताओं का उत्साह। देर शाम तक चला मतदान। मोदी का आरजेडी पर हमला। राहुल बोले झूठ बोलने में मुकाबला नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा में बगावत। अखिलेश से मिले 5 विधायक। सरकार को पता नहीं आरोग्य सेतु किसने बनाया। दुरुपयोग की आशंका। ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर सहित श्रीनगर में कई जगहों पर एनआईए के छापे। तो खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश यही है कि हम जानते हैं कि गोदी मीडिया सच को छुपाता है, झूठ को फैलाता है, सरकार का भोंपू है और जनता की आवाज आगे नहीं आने देता है। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने की जरूरत है, उसकी ताकत बनने की जरूरत है। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उससे सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच में। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर बिहार से ही है। शाम 5 बजे तक 53% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। उस समय भी मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई थी और ये मतदान देर शाम तक चलता रहा। तो जो मतदान का 53% 5 बजे तक का आना, ये बताता है कि बिहार में मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर उत्साह है। 2015 में 57% मतदान हुआ था पहले चरण के मतदान में। जाहिर है कि इस बार भी लगभग वैसा ही जा रहा है, उसी पैटर्न पर जा रहा है। पिछले चुनाव में चूंकि जेडीयू और बीजेपी आरजेडी एक साथ थे, इसलिए मतदाताओं का उत्साह उस वजह से उनके मतदाताओं का बढ़ गया था, क्योंकि ये बरसों बाद दोनों दल साथ आए थे। इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और चिराग पासवान की एक अपनी अलग तरह की भूमिका को लेकर मतदाताओं में एक कहना चाहिए सस्पेंस बन गया है और ये उनको मतदान केंद्रों तक लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बावजूद इसके हम जानते हैं कि ये कोरोना काल है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। ऐसी उम्मीद थी कि ऐसी संभावना थी कि बहुत सारे मतदाता शायद मतदान करने के लिए निकले ही ना, तो कम मतदान की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। लेकिन लगता है कि मतदाताओं ने माना कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और ये इस तरह का मतदान भी एक संकेत तो देता ही है कि ऐसे समय में निकलकर वोट करने का मतलब है कि लोगों के अंदर सत्ता विरोधी भावनाएं बहुत जोर पकड़ चुकी हैं। एक सत्ता विरोधी लहर है नीतीश कुमार को हटाने की, एक बदलाव लाने की। तो इतना मतदान इन परिस्थितियों में कोरोना काल में होना अपने आप में थोड़ा एक महत्वपूर्ण बात है और हमें इसी तरह से इसको लेना चाहिए। देखना यह होगा कि अगले चरणों के मतदान में इस मतदान के आगे जाकर भी मतदान होता है या मतदान का रुझान कमोबेश यही बना रहता है। तो एक ट्रेंड इससे सेट हो गया है। पहले दौर के मतदान में अगर इतना प्रतिशत मतदान हो रहा है, 53% अभी घोषित हुआ है, ये बढ़ते 55, 56, 57% तक चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देर रात तक आंकड़े आते हैं इलेक्शन कमीशन के, तब पता चलता है कि वास्तव में कितनी पोलिंग हुई है। तो हम उसके आंकड़े तक फिलहाल क्योंकि रोक नहीं सकते इस कार्यक्रम की वजह से, लेकिन ये जरूर है कि जो भी आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक आए हैं, वो बड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इस पैमाने पर मतदान की उम्मीद बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी। तो आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच दूसरे चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में ताबड़तोड़ रैलियां की, तो पश्चिमी चंपारण की रैली में राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर दिखे।
राहुल ने यूपीए सरकार की मनरेगा और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, युवाओं को रोजगार देना जानते हैं, लेकिन एक कमी जरूर है कि हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पंजाब में मोदी का पुतला जलाने का जिक्र भी किया और कहा कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। ये दुख की बात है कि लोगों को आज उनका पुतला जलाना पड़ रहा है। वहीं पटना की रैली में आरजेडी मोदी के निशाने पर रही। मोदी ने कहा, बिहार के गरीब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को वे लोग पूरा नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा। पीएम ने कहा कि जंगल राज के युवराज क्या बिहार को आईटी के या आधुनिकता के क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15 साल तक उन्होंने जुल्म झेले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिछली रैलियां हुई थी उनमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देखा गया था और जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए थे उनका असर भी नहीं दिख रहा था। तो अब लगता है कि प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है, चुनावी प्रचार की रणनीति बदली है और प्रधानमंत्री पहली बार सीधे तेजस्वी यादव पर अटैक करते हुए दिखे। अभी तक तेजस्वी यादव ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी ताकत नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन जो हवा बनी है उसने अब प्रधानमंत्री को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है और आज उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला भी किया तो 15 साल पुरानी चीजों को लेकर, जब तेजस्वी यादव कहीं सीन में नहीं थे। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के पास 15 साल जो नीतीश सरकार रही है बिहार में, उसकी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है और वो लालू राज का भय पैदा करके फिर से मतदाताओं को डराना चाहते हैं, उनके वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या मां राम मंदिर की भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले पूछते थे तारीख कब नहीं बताते हैं, लेकिन अब तो वहाँ मंदिर बन रहा है और वही लोग तालियां पीट रहे हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार पर भी हमला है, क्योंकि वो भी इसी तरह के सवाल 2015 में उठा रहे थे। तो ये नीतीश कुमार की, हालांकि उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की इसके पहले, लेकिन जाहिर है कि मंदिर के मुद्दे को वो भी ला रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि जब तक इलेक्शन को पोलराइज नहीं किया जाएगा, धार्मिक इश्यूज नहीं लाए जाएंगे, तब तक बीजेपी की दाल गलेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री का मंदिर का जिक्र करना, मंदिर के मुद्दे को वापस लाना, ये सब बताता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी अब फिर से वो जो हिंदुत्व का कोर इश्यूज हैं उनको उठाना चाहती है, उनके बल पर फिर पोलराइज करना चाहती है, क्योंकि पहले दौर के चुनाव में उन्हें समझ में आ गया है कि बिहार की जनता का मूड बदल चुका है। वो रोजगार की बात ज़्यादा सुन रही है और रोजगार के मामले में जो भी स्टैंड लेना था तेजस्वी यादव ने ले लिया है और उन्होंने लोगों को अपने से जोड़ दिया है। तो अब उनको तोड़ने के लिए कोई धार्मिक मुद्दा ऐसा लाना पड़ेगा जिससे लोगों का ध्यान उससे भटके। तो ये दो तरफा स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री के और बीजेपी की दिख रही कि एक तो तेजस्वी पर हमला करो, लालू राज पर हमला करो, और दूसरा सांप्रदायिक या धार्मिक मुद्दों को लाओ ताकि धार्मिक पोलराइजेशन हो। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। वो विशुद्ध रूप से खेती के इशू उठा रहे हैं, रोजगार के इशू उठा रहे हैं और ये इश्यूज इस बार बिहार के चुनाव में ज़्यादा महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। जाति अपनी जगह होगी, धर्म अपनी जगह होगी, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की है, 10 लाख नौकरियों, सरकारी नौकरियों की बात की है, बिहार के चुनाव का एजेंडा ही रोजगार पर चला गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कर रहे हैं निश्चित रूप से उसका असर कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना आकर्षण है और जो बीजेपी का अपनी एक पॉलिटिक्स है वो चुनाव में अपने तरह से एक भूमिका अदा करती रही है। तो देखना है कि आने वाली रैलियों में ये नेता किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है।
ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। इन 5 प्रस्तावकों ने बुधवार सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब बसपा में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा 2 और विधायकों को लेकर चर्चा है कि वे मायावती के खिलाफ जा सकते हैं। बुधवार को अपना प्रस्ताव वापस लेने के बाद 5 विधायक विधानसभा से सीधे अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इन्हीं में से एक विधायक असलम ने कहा कि हमें नामांकन पर साइन करने की जानकारी नहीं, हमें बिना बताए हमसे दस्तखत कराए गए। हम उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे जो बीजेपी के समर्थन से बना हो। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकमलाल बिंद, गोविंद जाटव ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। विधायकों की बगावत पर बसपा नेता उमा शंकर सिंह ने कहा कि नामांकन के वक्त इन सभी 5 विधायकों की सहमति थी और वहां पर वे मौजूद थे। अब इन्होंने जो किया है वो गलत है, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये साजिश है ताकि एक दलित राज्यसभा न पहुंचे। तो 2 इसके हिस्से हैं। एक तो राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव में जो प्रस्तावक चाहिए होते हैं, अगर उनमें से आधे प्रस्तावक हट गए हैं और जाहिर है कि वो वोट भी नहीं करेंगे उस उम्मीदवार को, तो अब राज्यसभा की सीट दिक्कत में फंस गई है बीएसपी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिया है। तो ये खेल राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से आगे जाकर भी हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर के विधायकों में एक तरह से बेचैनी है। बेचैनी इस बात को लेकर है कि बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन मायावती सीधे सीधे बीजेपी परस्त रुख अपनाती जा रही हैं। वो लगातार बीजेपी के इस तरह की रणनीति अपना रही हैं जिसमें वो कांग्रेस पर निशाना साधती हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हैं, लेकिन बीजेपी को बख्श देती हैं। वो इस तरह से काम करती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो, बीजेपी की सरकार को फायदा हो, केंद्र सरकार को कोई दिक्कत ना हो, और तमाम फैसले उसी तरह से ले रही हैं। तो पार्टी के अंदर इसको लेकर बेचैनी है और खास तौर से उन विधायकों को ज्यादा परेशानी है जिनको लगता है कि उनका जो जनाधार है वो अल्पसंख्यक समुदाय में है, और अगर बहन मायावती बीजेपी से सटती चली जाएंगी तो उनका जनाधार उनके कदमों तले से खिसक जाएगा। अपने जनाधार को बचाने के लिए उन्हें अब दूसरे रास्तों की जरूरत है, दूसरे विकल्पों की जरूरत है, और समाजवादी पार्टी इस मामले में ज्यादा बेहतर विकल्प उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा जनाधार है और अल्पसंख्यक समुदाय में भी उसकी विश्वसनीयता अच्छी है। जबकि कांग्रेस भी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का चूंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में अब वैसा जनाधार उत्तर प्रदेश का रहा नहीं, कोशिश हो रही है, प्रियंका गांधी लगी हुई हैं और कांग्रेस पार्टी भी जी जान से लगी हुई है, लेकिन उसे अभी बहुत लंबा फासला तय करना पड़ेगा, जबकि समाजवादी पार्टी अभी काफी मजबूत स्थिति में है। तो ये विधायक अब अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं और इस विकल्प को हम आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उस चुनाव के पहले हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। हर पार्टी चाहती है कि अपना एक जो जनाधार है उसको कैसे पुख्ता रखा जाए और अपनी जो उम्मीदवारी है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो विधायक हैं, 5 विधायक, उनमें 4 तो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, इसलिए जाहिर है कि उनका ऐसे किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देना जिससे ये लगे कि वो बीजेपी के करीब है या बीजेपी की मदद कर सकता आगे चलकर, उससे दूरी बरतना उनके लिए लाजमी हो जाता है और इसीलिए उन्होंने ये रुख अपनाया होगा। निश्चित रूप से बीएसपी के लिए एक जबरदस्त झटका है और ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है, जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही कि 2 और विधायक इस तरह से अलग हो सकते हैं बीएसपी से। एक एक करके सिलसिला ये आगे बढ़ सकता है। खुल्लम खुल्ला अभी बगावत करके अलग होने की बात नहीं कही, क्योंकि उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है, इसलिए ये मिलना मिलाना और एंटी पार्टी एक्टिविटीज अपना करती रहेंगे और बीएसपी जब इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तब भी उनकी सदस्यता बनी रहे, इस तरह की कोशिश इन विधायकों की होगी। तो बीएसपी में टूट फूट शुरू हो चुकी है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए केंद्र सरकार की ओर से आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप की वेबसाइट कहती है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
और आईटी मंत्रालय ने विकसित किया है। लेकिन इस ऐप को लेकर डाली गई एक आरटीआई में दोनों ने कहा कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस ऐप को किसने विकसित किया है, किसने बनाया है। अब सूचना आयोग ने सरकार के गोलमोल जवाब पर नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा सूचना देने से इनकार किए जाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ दास ने सूचना आयोग के पास शिकायत की थी कि ऐप के डेवलपमेंट को लेकर कई मंत्रालय स्पष्ट सूचना देने में असफल रहे हैं। सूचना आयोग ने सभी संबंधित इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर सूचना देने में रुकावट पैदा करने और आरटीआई आवेदन पर गोलमोल जवाब देने के आरोप में उन पर एक्शन क्यों न किया जाए। सवाल यह भी उठता है कि कहीं इस ऐप का इस्तेमाल गलत लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ऐप के बारे में, अगर सही जानकारियां नहीं दी जा रही, छिपाई जा रही, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। अव्वल तो ये कि ये कैसे है कि सरकारी अमला जानता ही नहीं कि इस ऐप को किसने विकसित किया है। क्या ये ऐसी चीज है जिसको छुपा कर रखा जा रहा है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति ने इसको डेवलप किया है जिसके अपने आर्थिक हित इसमें छिपे हुए हैं और सरकार उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं करना चाहती है, पर्दे के पीछे रखना चाहती है, इसीलिए आरटीआई के जवाब में वो जानकारी नहीं दे रही है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस ऐप के जरिए हमारी आपकी तमाम जानकारियां भी इकट्ठी की जा रही हैं, हमारे आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी एजेंसियां जिन्होंने इनको डेवलप किया है या जिनके पास इनको इस्तेमाल करने की और इनके जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की तकनीक है, वो कल को इसका इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ कर सकती हैं या उस डाटा को बाजार में बेचकर अकूत धन अर्जित कर सकती हैं। तो इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। पहले तो जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन कर रही हैं सरकारी इस पूरी सरकार का चरित्र ऐसा है जो सूचना देने से कतराती रही है, बल्कि इसने आरटीआई के कानून को भी कमजोर करने की कोशिश की है। तमाम तरह की पर्देदारियां इस सरकार ने आजमा रखी हैं ताकि इंफॉर्मेशन बाहर न जाए और उससे साफ सुथरी छवि बनी रहे। इसीलिए बहुत ज़्यादा घोटाले की जानकारियां हमारे सामने नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि घोटाले नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उनकी जानकारियां हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो एक तो जानकारियां छिपाने के स्तर पर, फिर जानकारियां छिपाने के और क्या क्या मकसद हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार की कथा हो, कोई अपना आदमी है जिसको लाभ पहुंचाना हो और इसलिए उस ऐप बनाने वाले व्यक्ति या कंपनी को के नाम को, उसके जानकारियों को छिपाया जा रहा है। और तीसरा मसला यह है कि इस जानकारी जो आरोग्य सेतु के जरिए हमारी आपकी ली जा रही है उसका कोई गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी टेरर फंडिंग के शक को लेकर की गई। एनआईए ने जिन जगहों पर छापे मारे उनमें एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता का परिसर और श्रीनगर के स्थानीय अंग्रेजी अखबार ग्रेटर कश्मीर का कार्यालय भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनआईए का कहना है कि इन लोगों के पास अनजान लोगों से पैसा आ रहा था जिसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह ट्वीट किया, एनआईए ने श्रीनगर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और ग्रेटर कश्मीर के कार्यालय पर छापेमारी की। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और असंतोष पर भारत सरकार की दोषपूर्ण कार्रवाई का एक और उदाहरण है। अफसोस की बात है कि एनआईए उन लोगों को डराने और धमकाने के लिए बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है जो उनके अनुसार नहीं चलते। बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार के संपदा विभाग ने राज्य के सबसे पुराने अखबारों में से एक कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को भी सील कर दिया था। तो ये लगातार कश्मीर में ऐसी कार्रवाई वहाँ की पुलिस के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही हैं, जिससे एक भय और आतंक का माहौल बने और ऐसे लोग जो सरकार की कारगुजारियों को उजागर करते हैं और जनता पर किए जा रहे जुल्म सितम को रिपोर्ट करते हैं, उनके बारे में लिखते, पढ़ते, बोलते हैं, उनको कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए। तो एक के बाद एक वहाँ पर मीडिया पर तमाम तरह की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं।
मीडिया को आज़ादी नहीं है, एक अघोषित सेंसरशिप वहाँ पर लागू है और तमाम अखबारों को कुचला जा रहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है झूठे आरोपों में। और एनआईए, हम जानते हैं कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार इस कामों में इस्तेमाल की जा रही है। भीमा कोरेगांव के मसले पर भी इसका इस्तेमाल किया गया है, सीएए के खिलाफ चले आंदोलनों के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये कश्मीर में तो इसका सिलसिला बहुत पुराना है। 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर का विशेष दर्जा छीना गया था, तब से ये सिलसिला तेज हुआ है, लेकिन उसके पहले से ही ये सरकार इस तरह के काम कर रही है। तो ये एक तरह से आप कहिए कि स्टेट टेररिज्म, जो राज्य प्रेरित आतंकवाद है, उसका माहौल आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। एक आतंकवाद वो है जो आतंकवादी होते हैं, अंडरग्राउंड होकर अपना आंदोलन चलाते हैं, और एक सरकार का आतंक होता है जो जनता के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको एंजॉय नहीं करने देते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है और बंदूक और इस तरह की एजेंसियों के बल पर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे लोग बोलने से डरें, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरें। तो ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है और आप पूरे जम्मू कश्मीर के मीडिया को, चाहे वो जम्मू का मीडिया हो चाहे श्रीनगर का मीडिया हो, हर जगह यही माहौल है और तमाम तरह के ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो जनता के दुख दर्दों की बात करते हैं। तो एक दमन चक्र जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ चला रही हैं, उसका एक ये और नमूना है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। एक निवेदन और है, जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे फौरन कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।